देखने वाले हैं और यहीं से हम लोगों का लाइट चैप्टर का जर्नी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का स्टार्ट होगा। अभी हम लोगों ने बेसिक्स देखा था सिर्फ। तो रिफ्लेक्शन क्या है, तो ये आपने पहले भी पढ़ा है। तो ये क्या है, द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम ए सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। सरफेस के नीचे मैंने अंडरलाइन किया है, तो सरफेस को कैसा होना चाहिए, तो सरफेस दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो स्मूथ हो सकता है, या वो स्मूथ हो सकता है, या फिर वो क्या हो सकता है, रफ हो सकता है। तो डिपेंड करेगा कि सरफेस स्मूथ है या रफ है, उसी पर रिफ्लेक्शन किस तरह से होगा ये भी डिसाइड होगा। तो रिफ्लेक्शन भी दो तरह का होता है, एक जिसमें हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को यूज कर सकते हैं, और एक ऐसा रिफ्लेक्शन होता है जिसमें हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज नहीं कर सकते हैं, वो एक पैटर्न फॉलो नहीं करता है। तो हम देखेंगे दो तरह के रिफ्लेक्शन, एक है जिसको बोलते हैं हम रेगुलर रिफ्लेक्शन, और एक है जिसको बोलते हैं हम इररेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन अब ये होता है किसमें, तो ये होता है स्मूथ सरफेस में ही होता है। ठीक है, स्मूथ सरफेस में नहीं होता है। तो जैसे कोई सरफेस है, ये स्मूथ है, स्मूथ जैसे कि हमारा मिरर, कोई स्टील का कोई बर्तन, ऐसा में ये कोई और स्मूथ सरफेस भी कह सकते हैं। तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन को वाले पैटर्न को फॉलो करता है। उसमें क्या है, अगर लाइट रे मानो आ रहा है इधर से, दो पैरेलल रे ले लेते हैं, पैरेलल रे है ये दो, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद, बाउंस करने के बाद भी जब ये रिफ्लेक्ट करेगा तो उसी पैटर्न में ही, यानी पैरेलल है तो देखो पैरेलल में ही वो क्या करेगा, रिटर्न हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। दिस इज इंसिडेंट रे and this one is reflected ray. So you can see both the incident ray and the parallel ray is following the same pattern. Two incident rays are parallel, now so reflected rays are also parallel. So this is making a pattern. While in diffuse or irregular reflection, diffuse reflection में अगर आप देखें so यहाँ देखो क्या है कि सरफेस स्मूथ नहीं होगा, ये स्मूथ ना होकर क्या होगा, रफ होगा। रफ अप टू अ लिमिट, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो रफ है, रफ को हम ऐसे बना देते हैं। ऐसे आपको पता होना चाहिए दुनिया कोई भी सरफेस 100% स्मूथ नहीं है, एटॉमिक लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे वो रफ होता है। यहाँ पे अगर हम रेज लेते हैं, यहाँ से मान लो रेज तो पैरेलल ही आ रहा है, एक की जगह हम दो या तीन ले लेते हैं, सारे के सारे पैरेलल ही आ रहे हैं आपस में, लेकिन सरफेस स्मूथ नहीं होने की वजह से ये अलग अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे, क्योंकि पैटर्न फॉलो नहीं होगा। एक चला जा रहा है मान लो यहाँ, एक चला जा रहा है यहाँ, और एक चला जा रहा है यहाँ, ये पैटर्न नहीं बना। अब होता क्या है इसमें डिफरेंस और इसमें डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट है मान लो यहाँ ऐसे, तो इसका इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। यदि कोई यहाँ पर अगर आई प्लेस कर दिए हैं, यहाँ उसको मिटा देते हैं, स्मूथ सरफेस आप जान गए हो, अगर आई को प्लेस कर देते हैं यहाँ, तो इसका एक पैटर्न बन रहा है, आई में एक पैटर्न बनेगा, तो आई को यहाँ पर उसकी इमेज नजर आ जाएगी, उसकी ऑब्जेक्ट की इमेज नजर आ जाएगा। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज आई में नजर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आई को अगर रखते हैं तो ये पैटर्न आई में नहीं बनेगा, रेटिना आई का जो रेटिना है उसमें पैटर्न नहीं बन पाएगा, तो ये इमेज को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। है समझ में? तो एक चीज ये समझ में आया हम लोगों को कि इसमें पैटर्न बनेगा तो इमेज इस सरफेस के अंदर हमको नजर आएगा, मतलब पीछे नजर आएगा, लगेगा कि पीछे से आ रहा है कुछ नजर। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। इसमें एक खासियत क्या है कि इसका जो है कोई भी लाइट पड़ता है तो ये हर डायरेक्शन में जाता है रूम के, ऐसा समझे, यहाँ एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है लाइट। इसमें इमेज का फॉर्मेशन होता है
यानी इसके ऊपर जब हम इसको ऊपर से देखेंगे यानी सामने से देखेंगे, अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो हमको एक इमेज नजर आएगा, यहाँ ऐसा नहीं होगा। तो ये है रेगुलर रिफ्लेक्शन और ये है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो हमारा जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो इसी पर काम करता है, किस पे? रेगुलर रिफ्लेक्शन पे। अब हम टॉपिक देख रहे हैं वो है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बच्चों हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे। तो इसमें देखो क्या है कि हमने देखो एक मिरर बनाया हुआ है, प्लेन मिरर है, ध्यान रखें। और जब कभी भी हम मिरर को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो प्लेन मिरर हो या आगे जाके हम स्फेरिकल मिरर को पढ़ेंगे, वहाँ पर हम देखेंगे कि मिरर को रिप्रेजेंट हम एम और ये एम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर एक रे देख रहे हो ये आ रहा है, इसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। ये जो है वो ये वापस लौट रहा है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, टकराकर ये रिफ्लेक्टेड रे है। और इस ये ON जो है इसको हम नॉर्मल बोलते हैं। अभी नॉर्मल है क्या, जरा इसको समझिए। कभी भी किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन जाएगी तो उसको नॉर्मल कहते हैं। ये फिजिक्स में हमको 4th चैप्टर में भी पढ़ना था नॉर्मल के बारे में। जैसे कोई ब्लॉक, मान लो कि ब्लॉक है किसी यहाँ पर सरफेस पे है, तो ये क्या लगाएगा? अपना मास और ये ग्रेविटी mg लगाएगा, ये वेट mg लगेगा वेट। अब आपको पता है कि अगर कोई फोर्स नीचे की तरफ लगता है, अगर एक्शन हो रहा है तो उसका रिएक्शन होता है, तो बेसिकली इसी को नॉर्मल कहते हैं फोर्स के टर्म में। उसी तरह से यहाँ पर भी नॉर्मल है कि सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि जो नॉर्मल रे है, सरफेस है हमारा mm डैश, तो ये जो mm डैश हमारा सरफेस है ये इसके क्या होगा? तो इसके होगा ये परपेंडिकुलर। यानी आप कह सकते हो कि यहाँ से अगर हम एंगल लेंगे, ये पूरा एंगल अगर लें, ये कितना बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा, ठीक। तो ये है हमारा नॉर्मल। अब जाएंगे, अभी हम लोग आते हैं अपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। हम लोग पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं और ये क्या कहता है? तो ये कहता है कि इंसिडेंट रे यानी ये वाला रे, रिफ्लेक्टेड रे यानी ये जो OB है, OA, OB और द नॉर्मल कौन है? ON, ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। आप देखो सब एक ही प्लेन mm डैश पे हैं, m और m डैश पे हैं, mm डैश पर हैं, और एक ही पॉइंट पर भी हैं, एक O पर है। देखो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सब एक ही पॉइंट पर है, यानी कोइंसिडेंट है, एक ही पॉइंट पर आकर सब क्या है? मिलता है। तो ये है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला। अब दूसरा देखते हैं क्या है। तो कहता है द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है, तो इंसिडेंट रे ये है, नॉर्मल ये, इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज क्या कह रहा है? एंगल आई। तो ये एंगल आई है, ये इक्वल है टू एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में ये एंगल है। कह रहा है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये दो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो ये दो है हमारे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसी को हम लगाकर बाकी सारे रे डायग्राम्स वगैरह को हम क्या करते हैं? बनाते हैं। एक और चीज यहाँ देखोगे जो कि कंफ्यूजन हो जाता है बहुत लोगों को, कि कुछ लोग यहाँ एंगल बना देते हैं, एंगल आई, ये वाला, इस वाले को एंगल आई बना देते हैं। तो ध्यान रहे इसको एंगल नहीं बनाना है। इंसिडेंट रे जो है और ये जो मिरर है, इनके बीच में एंगल को एंगल आई नहीं बोलते हैं, इनको हम कुछ दूसरा बोलते हैं, इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो थीटा है इसको हम कहते हैं ग्लांसिंग एंगल। ग्लांसिंग एंगल है, जैसे जैसे ये थीटा बढ़ेगा ये आई डिक्रीज होगा, जैसे जैसे आई इंक्रीज होगा थीटा डिक्रीज होगा। और आप अगर देखोगे तो आई और थीटा दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि ये नॉर्मल जो है सरफेस के साथ क्या बनाया है? 90 डिग्री बनाया है। तो ये पूरा अगर देखें तो ये 90 है, तो पूरे में आई भी है और थीटा भी है, तो दोनों जोड़ने पर कितना आएगा? 90। अब थीटा 10 डिग्री होगा तो सॉरी थीटा अगर यहाँ पर अगर 10 डिग्री है तो आई हो जाएगा 80 डिग्री। हाँ, ये 50 तो ये 40,
इस तरह से चलेगा, और एक ऐसा भी टाइम आएगा जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तब आई कितना हो जाएगा, दोनों जोड़कर होता है, यानी कितना हो जाएगा, आई जो है वो हो जाएगा 0 डिग्री। यानी थीटा 90 होने के लिए, यानी इंसिडेंट रे और इसके बीच में 90 बनने के लिए, इंसिडेंट रे और मिरर के बीच में 90 बनने के लिए इंसिडेंट रे को नॉर्मल के ऊपर आना पड़ेगा। यानी जब इंसिडेंट रे नॉर्मल के ऊपर रहेगा, ये बात दिमाग में बैठा लो, नोट कर लो कहीं, when incident ray is on the line of normal, it is 0 डिग्री। दैट इज कह सकते हैं कि एंगल आई कितना रहेगा, 0। क्यों रहेगा, क्योंकि इंसिडेंट रहेगा नॉर्मल के बीच में आ जाएगा, तो ये जो थीटा है ये पूरा का पूरा जगह क्या ले लेगा, थीटा ले लेगा, थीटा ही हो जाएगा। और जब थीटा 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाए तो एंगल क्या हो जाएगा, ये कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि थीटा हो गया तो इधर जाके 90 माइनस 90 0 हो जाएगा, तो आई 0। तो आई 0, अभी आपको पता है कि आई बराबर क्या होता है, आर। तो अगर आई 0 रहेगा तो आर भी क्या रहेगा, 0। यहाँ से हमको ये भी पता चलता है कि चूंकि आई बराबर आर होगा, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कभी भी लाइट अगर परपेंडिकुलर, क्वेश्चन भी है आपका कि अगर कभी लाइट परपेंडिकुलर अगर सरफेस पे आता है मिरर के, तो लाइट कैसे रिफ्लेक्ट करेगा। तो आपको पता है कि लाइट अगर नॉर्मल के रास्ते आता है, क्योंकि वो कोई भी एंगल नहीं बनाया है नॉर्मल के साथ, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा उसी रास्ते। विच मीन्स अगर कोई लाइट रे मिरर के सरफेस पे परपेंडिकुलर आता है, तो ये नॉर्मल के ही रास्ते आया, कोई भी एंगल नहीं बना, यानी एंगल आई बना ही नहीं। जब एंगल आई नहीं बना तो आर भी क्या होगा, यानी अगर आई 0 है तो आर भी, अगर आई 0 है तो आर भी हो जाएगा 0। विच मीन्स ये रे क्या हो जाएगा, अपने पाथ पर रिटर्न हो जाएगा, इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, अपने ही पाथ पर वो रिटर्न हो जाएगा। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट फॉल्स परपेंडिकुलरली टू अ मिरर, प्लेन मिरर। तो आप लिखोगे व्हेन लाइट फॉल्स परपेंडिकुलर टू अ प्लेन मिरर, इट रिफ्लेक्ट्स बैक रिट्रेसिंग इट्स ओन पाथ। अब हम लोग फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर देखेंगे, यानी प्लेन मिरर से इमेज का कैसा फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद एक फेनोमेनन को समझेंगे जिसका नाम है लैटरल इन्वर्जन। तो देखेंगे, उसके पहले हम समझते हैं कि दो तरह के ऑब्जेक्ट के टाइप लेते हैं हम लोग। एक जिसको हम कहते हैं पॉइंट सोर्स, वहीं एक और है जिसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड सोर्स। हम इन दोनों बातों को समझते हैं। तो ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट, जैसे ये मार्कर, ये सेम ऑब्जेक्ट पॉइंट सोर्स भी हो सकता है और एक्सटेंडेड सोर्स भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि मिरर से इसकी कितनी दूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये प्लेन मिरर है, इस मार्कर को हम एक ऐसे रख दें 2 मीटर की दूरी पर, या किसी दूरी पर रखते हैं, क्या रखते हैं, यानी इस तरह से इसको रखें, और एक हम इसको 2 किलोमीटर पीछे ले जाएं या 1 किलोमीटर पीछे ले जाए, वहां से देखें, तो यही मार्कर जब काफी दूरी पर चला जाएगा तो ये पॉइंट सोर्स की तरह, पॉइंट की तरह नजर आएगा। यानी उस दूरी पे जाने के बाद हम इसके साइज को हम बता नहीं सकते हैं देखकर कि इसका क्या साइज होगा, तो हमें कैसा नजर आएगा, एक पॉइंट के जैसा नजर आएगा। यानी इसकी साइज जो ऑब्जेक्ट से इस मिरर की दूरी है उससे बहुत ज़्यादा, ये जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है मिरर से वो इतना ज़्यादा हो गया है कि इसका साइज उससे कंपेयर नहीं किया जा सकता है। और जब नहीं कंपेयर किया जा सकता है तो वो एक पॉइंट के जैसा नजर आएगा। तब इसी ऑब्जेक्ट को हम कहीं यहाँ पर पॉइंट के जैसा मानेंगे। और यही ऑब्जेक्ट जब बहुत नज़दीक आ जाएगा, जब इसका साइज और मिरर का जो डिस्टेंस है इससे, उन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं, तब हम इसको कहेंगे एक्सटेंडेड सोर्स। तो यहाँ लिखेंगे पॉइंट सोर्स क्या है, तो इफ डिस्टेंस ऑफ
be compared with its size if distance of object from mirror cannot be compared with its size, it is regarded as point source। तो हम इसको रिगार्ड करेंगे पॉइंट सोर्स की तरह। और यही ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर is comparable with its size taken into consideration is regarded as extended source। यानी यही सेम ऑब्जेक्ट पॉइंट सोर्स भी है और यही सेम ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड सोर्स भी है। डिपेंड करेगा ये मिरर से कितनी दूरी पर है। अगर ज़्यादा दूरी पर है तो ये हमें पॉइंट के जैसा नजर आएगा, और पास में है तो ये पूरा हमें नजर आएगा। इसका साइज हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ये है पॉइंट सोर्स और एक्सटेंडेड सोर्स। अब हम देखते हैं कि पहले पॉइंट सोर्स का कैसा इमेज फॉर्मेशन होगा और उसके बाद देखेंगे एक्सटेंडेड सोर्स का कैसे इमेज फॉर्मेशन होगा। तो बारी बारी से हम देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं पॉइंट सोर्स का कैसे इमेज फॉर्मेशन होगा। तो ये mm' है मिरर। यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई पॉइंट सोर्स है जिसको हम O से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक चीज आपको याद है कि कभी भी किसी पॉइंट से या एंड पॉइंट से हम कम से कम 2 रे लेते हैं। तो यहाँ से हम 2 रे लेंगे, एक ऐसे एक और लेंगे। ये दोनों तो इंसिडेंट रे है, वो से एक ए मान लेते हैं और एक को बी मान लेते हैं। अब इंसिडेंट हुआ है तो ये क्या होगा, हम नॉर्मल बनाते हैं किसका और एक इसका भी। ये n1 मान लेते हैं और इसको n2 मान लेते हैं। तो जितना i बनेगा यहाँ पे i1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं i2। तो जितना i1 है उतना ही r1 होगा। तो जितना i है उतना ही लगभग ये r1 भी होगा। और वेक्टर अप्रोक्सीमेटली बना लेते हैं ये r1। आपको पता होना चाहिए i1 और r1 क्या होगा, बराबर होगा। वैसे ही i2 और r2 भी क्या होगा, बराबर होगा। i2 और r2 भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ से 2 रे निकलता है, एक ये जा रहा है और एक ये जा रहा है। इसको x और y मान लेते हैं। यहाँ पर हम i को जब अपने प्लेस करेंगे, क्योंकि अगर हमें प्लेन मिरर में किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी ऑब्जेक्ट का इमेज देखना है तो हमें अपने आई को प्लेस करना होगा। हमें आई को अपने सामने लाना पड़ेगा, यानी खुद को लाना पड़ेगा सामने। अब ये डाइवर्जिंग रे है। अब डाइवर्जिंग रे क्या होता है मैं बताता हूँ। डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग क्या होता है। लेकिन जो डाइवर्जिंग रे होता है, डाइवर्जिंग रे का मतलब होता है ऐसा रे जो किसी पॉइंट से निकल रहा हो, और ये इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग। किसी पॉइंट से निकल के अब ये काफी दूर तक ये अलग डायरेक्शन में जा रहा है, ये अलग डायरेक्शन में जा रहा है, ये अलग डायरेक्शन में, ये अलग डायरेक्शन में जा रहा है। तो किसी पॉइंट से इमर्ज होता है, उसको हम डाइवर्जिंग रे बोलते हैं। एक कन्वर्जिंग रे भी होता है, यानी सारे रे आकर एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज होते हैं, तो उसको हम कन्वर्जिंग रे भी बोलते हैं। ये एक डाइवर्जिंग रे है और ये जो है वो कन्वर्जिंग रे है। और एक पैरेलल रे होता है। ये 3 तरह के रे हैं। एक पैरेलल रे होता है, आप तो जानते ही होंगे। ये पैरेलल रे होता है जो आपस में समानांतर होते हैं। तो ये 3 तरह के रे हैं। तो हमारे आई को ऐसा लगता है कि कोई भी डाइवर्जिंग रे अगर आ रहा है वहां पर, तो उसको अभी मैंने बताया कि डाइवर्जिंग रे किसी पॉइंट से ही निकलते हैं, तो उसको ऐसा लगता है कि वो किसी पॉइंट से आ रहा होगा आई को। तो आई क्या करता है एक्चुअली में, ये जब ब्रेन के पास मैसेज जाता है इस रे का, तो ब्रेन इंटरप्रेट करता है कि ये मिरर के कहीं पीछे से ये आ रहा है और इसको आगे जाकर ये मिला देता है। और जहां मिलेगा वहीं हमारे ब्रेन में एक
वहां से ही वो है वो ऑब्जेक्ट में वहां से उसको लगेगा कि वो रे आ रहा है, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, यहाँ हो जाएगा। ये आई फॉर इमेज यहाँ है। तो ये है इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर से पॉइंट साइज का। डाइवर्जिंग रे है, डाइवर्जिंग रे आगे जाके पीछे मिला देता है, और ये जो नेचर है इमेज का वो है वर्चुअल। तो अभी हम देखते हैं कि वर्चुअल इमेज क्या होता है और रियल इमेज में क्या होता है, उस पर भी हम चर्चा करते हैं। आप देखो ये मिरर के पीछे बन रहा है, पीछे कुछ होता नहीं है, ब्रेन को ऐसा लगता है कि पीछे कुछ है, तो ये एक्चुअली में ऐसे इमेज को बोलते हैं हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। और एक रियल इमेज होता है, वो भी बताएंगे वो क्या होता है। तो ये है वर्चुअल इमेज। ये तो हो गया पॉइंट ऑब्जेक्ट का या पॉइंट सोर्स का। अब हम देखेंगे एक्सटेंडेड का। ये था पॉइंट ऑब्जेक्ट का, पॉइंट सोर्स का। अब हम देखेंगे एक्सटेंडेड सोर्स का। तो ये एक मान लो हमने फिर से प्लेन मिरर बना दिया, एम डैश, और सामने रख दिया है एक एक्सटेंडेड सोर्स। मान लेते हैं ये है ए बी। तो अभी मैंने बताया कि हर पॉइंट से या हर एंड पॉइंट से आपको दो रे लेना है। तो दो रे लेंगे यहां से भी, एक तो हम लोग सीधा वाला ले लेते हैं। तो ये तो आपको पता है कि जो रे सीधा जाएगा यानी परपेंडिकुलर जाएगा वो तो लौट जाएगा। तो ये दो तो हो गया। अब यहाँ से भी एक लेना है और यहाँ से भी। तो यहाँ से हम लेते हैं एक ऐसे इंसिडेंट रे और एक ऐसे लेते हैं इंसिडेंट रे। तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा और ये भी जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगा। नेमिंग कर देते हैं, ए बी हो गया, ये हम रख देते हैं सी डी ई और एफ, ये एक्स और वाई। ये देखो आप डाइवर्जिंग रे है, यहाँ पे कहीं हमने अपने आई को ऐसे फेस किया, यदि अपने खुद को जब तक सामने नहीं लाएंगे तो इमेज का फॉर्मेशन होगा नहीं। तो इसको हम आगे की ओर बढ़ा देते हैं और ये भी जब आगे की तरफ जाएगा तो जहां पर ये मिला वहीं पर क्या होगा, एक वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये आपका इमेज फॉर्मेशन हो गया और हम ये रख सकते हैं ए डैश और ये बी डैश। तो ये इमेज का फॉर्मेशन हो गया है। इमेज का नेचर जो है वो वर्चुअल है, ये एक्चुअल में नहीं होता है। ये हमारे ब्रेन को ऐसा लगता है कि ये इंटरप्रिटेशन होता है ब्रेन को कि वहां पे पीछे में कोई इमेज है, जो हम प्लेन मिरर में देखते हैं। आप देखोगे रोज तो आपको नजर आएगा। एक होता है ऐसा इमेज जिसको हम कहते हैं रियल इमेज। वो रियल इमेज जैसे आपको वो आप सिनेमा हॉल में जाते हैं या प्रोजेक्टर जब चलता है तो आप देखोगे कि वो किसी स्क्रीन पे बनता है। प्रोजेक्टर अगर आप देखोगे, प्रोजेक्टर के सामने आ जाओगे तो आपके शरीर पे भी बन जाएगा, बॉडी पे भी। तो वो रियल इमेज होता है जो कि आप स्क्रीन पे ऑब्टेन करते हो। आपका जो आप इमेज देखते हो रोज अपने मिरर में, उसको आप ऑब्टेन नहीं कर सकते हो किसी स्क्रीन में, उसको टच भी नहीं कर सकते हो आप। कहने का क्या मतलब, मिरर में अगर आप ना उंगली रखोगे तो आपको नजर में आएगा, वो गैप नजर आएगा जो मिरर की थिकनेस होगी। लेकिन जो रियल इमेज होगा वो आपके हाथ पे ही बनेगा। प्रोजेक्टर से आप चलाओ यहाँ पे, आपके हाथ में भी वो जो है बन जाएगा। वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हो, वहीं रियल इमेज को आप स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हो। ये दो तरह के हो गए। यहाँ पर पॉइंट सोर्स का कैसे बनेगा इमेज फॉर्मेशन, और ये एक्सटेंडेड सोर्स का। अब यहाँ पर कुछ बातों को हमको समझना है। जैसे क्या है, नोट डाउन अगर हम करें पॉइंट्स को, तो पहला चीज ये है कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही देखो इमेज का साइज है। तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू इमेज साइज। ये पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मिरर से है वही डिस्टेंस इमेज का भी लगता है कि उतनी ही दूरी पर है। तो कह सकते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। और तीसरी और आखिरी बात वो ये है
यहाँ बना रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं। तीसरी बात यह है कि ये जो ऑब्जेक्ट होता है वो इमेज फॉर्मेशन के बाद लैटरली इन्वर्टेड हो जाता है। लैटरली इन्वर्टेड, इस फेनोमेनन को बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। तो ये लैटरल इन्वर्जन क्या है, अब इसको भी देखते हैं हम लोग सेपरेटली। तो अब हमें टॉपिक देखना है लैटरल इन्वर्जन। अब जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं वो है लैटरल इन्वर्जन। देखो इसमें क्या होता है। तो आपने डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा खुद का, जब आप रोज इमेज देखते हो प्लेन मिरर में, तो आपने देखा होगा कि जब आप अपना लेफ्ट हैंड उठाते हो तो आपको इमेज का लगता है कि इमेज ने अपना राइट हैंड उठाया है, और जब आप राइट हैंड उठाते हो तो लगता है कि इमेज ने लेफ्ट हैंड उठाया है। तो ये आप देखोगे कि लैटरल इन्वर्जन होता है, ऐसे फ्लिप हो जाता है आपका इमेज। यहाँ आपको मैंने दो, एक हिंदी के अल्फ़ाबेट से और एक इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से आपको समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ देखो कॉल जो लिखा है वो आपको मिरर में जब आप देखोगे तो कुछ इस तरह से नजर आएगा। वहीं आप के को देखोगे तो आपको मिरर में ये इस तरह से नजर आता है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है, आपका इमेज जो है वो फ्लिप क्यों कर जाता है, जिसको हम कहते हैं लैटरली इन्वर्टेड। तो इसको समझने के लिए पहले हमको रूल्स को समझना होगा। जब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे तो दो बातें थी यहाँ पर जब इमेज बन रहा था। तो हमने पहला पढ़ा था कि इमेज का जो साइज है, कि इमेज साइज जो है वो ऑब्जेक्ट साइज के बराबर होता है, और जो डिस्टेंस था, दूसरी बात इमेज डिस्टेंस जो मिरर से था, अभी लिखवाया था मैंने, वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के क्या होता है, बिल्कुल इक्वल होता है मिरर से। अगर ये रूल्स नहीं फॉलो होंगे तो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी यानी फॉलो नहीं हुआ है। अभी आप देखोगे यहाँ पर सपोज करो कि आपका ये कॉल जो है इस तरह से होता है, इसी तरह से होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं सीखा इसी तरह से होता है। तो प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि अगर इस छोर को आप देखो, इस छोर को, ये सर्कुलर वाला नंबर देखो, तो ये आप देखो कि ये एक्सट्रीम है, मिरर से सबसे दूरी पर यही है, ये वाला सेक्शन। लेकिन अगर हम सीधा बना देंगे तो देखो ये यहीं पर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ अगर हम बना देते हैं ऐसे सीधा बनाने के लिए, तो आप देखो ये मिरर से दूरी में इतनी कम दूरी पर है। लेकिन हमारा रूल क्या कहता है कि इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यदि हर पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो मिरर से वो इक्वल होना चाहिए। यहाँ एक्सट्रीम है और यहाँ पर आप देखो स्टार्टिंग है। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को वायलेट करता है, और इसको ओबे करने के लिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ये क्या कर देता है, तो खुद को लैटरली इन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से देखो अब जो ये एक्सट्रीम पर है वो इमेज से भी क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट पर है। जो ही पास में था वो भी क्या है, मिरर से पास में है। तो एक्चुअली में इस दो रूल को फॉलो करने के लिए ऑब्जेक्ट क्या हो जाते हैं, लैटरली इन्वर्ट हो जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाई डज दिस लैटरल इन्वर्जन फिनोमेनन टेक्स प्लेस, तो आप लिखोगे इट इज ड्यू टू द फैक्ट कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो मिरर से होता है वही जो होता है वो इमेज से भी होता है, और इसी को ओबे करने के लिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो लैटरली इन्वर्ट हो जाता है। तो आपका ये जो टॉपिक है प्लेन मिरर का वो अब यहाँ से खत्म हो गया है, और अब हम चलेंगे स्फेरिकल मिरर के टॉपिक में।